देखिए बेटा, बोर मॉडल हम पढ़ रहे थे, तो अभी आज का लेक्चर और कल का भी लेक्चर जो है ये बोर मॉडल पे ही चलेगा। देखो अभी बोर मॉडल फिर से रिवाइज करते हैं। बोर मॉडल क्या था? पहली बात बोर ने क्या बोली थी कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास क्या होती है? इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट। न्यूक्लियस के आसपास क्या होती है? इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। दूसरा, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल किसमें घूमता है? स्टेशनरी शेल्स में। केवल किसमें घूमता है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स की क्या खास बात है कि इसमें एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी ना ही अपने आप कम होगी ना ही अपने आप ज्यादा होगी। इसीलिए हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है और उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल। जैसे ये n बराबर 1 तो इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल। n बराबर 2 सेकंड मेन एनर्जी लेवल। n बराबर 3 थर्ड मेन एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। ठीक, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा और उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए हमेशा ये होगा। ठीक है, और ये स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी है ये कैसा पता चलेगा? जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? NH/2π के। जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? NH/2π के। वो ऑर्बिट कैसी ऑर्बिट होगी? स्टेशनरी ऑर्बिट। मान लो ये लोअर ऑर्बिट है N1, ये हायर ऑर्बिट है N2। इसकी एनर्जी है En1, इसकी एनर्जी है En2। तो अपने आप ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी ना ज्यादा। हमने बाहर से एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट की और इसको किस में चला गया? हायर स्टेट में। हायर स्टेट को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। हायर स्टेट में चला गया, इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। हायर स्टेट से वो फिर किस में आएगा? लोअर स्टेट में, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चों का कहना था सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ एनर्जी कैसे? मतलब ये एनर्जी लेवल है, ये फिक्स्ड है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? En2। अगर ये थर्ड में, मतलब अगर इसमें आएगा तो En2, इसमें आएगी तो En3। बीच की जितनी भी नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में ही जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? इक्वल टू En2 माइनस En1। हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट। और इसका क्वांटम रिलीज करेगा जो कि क्या होगा? hν इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, ये था बोर मॉडल। अब देखो इसमें हमने फॉर्मूले क्या क्या पढ़े। देखो पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने एनर्जी का। एनर्जी कितनी थी भाई? -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल। एक ये फॉर्मूला था। दूसरा क्या फॉर्मूला था? -21.8 × 10⁻⁻19 Z²/n² जूल पर एटम। या फिर क्या फॉर्मूला था? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें पता कैसे चलेगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अगर इस यूनिट में दिया है
तो पहला वाला लगाओ, ऑप्शन में अगर इस यूनिट में दिया है तो दूसरा वाला लगाओ, ऑप्शन में अगर इस यूनिट में दिया है तो तीसरा वाला लगाओ। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है कैसे पता चलेगा? ऑप्शन से। कैसे पता चलेगा बेटा? ऑप्शन से। फिर हमने देखो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकाली थी, तो देखो फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इनमें फर्क क्या था? जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर होता है एनर्जी लेवल क्या होते थे? पास आते चले जाते थे। या तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी होती थी? -13.6। इसकी कितनी होती थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसकी कितनी होती है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 5 एनर्जी लेवल मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन के हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो इनका फॉर्मूला लगा के कभी भी एनर्जी लेवल निकाल सकते हो। बेटा ये फॉर्मूले की ये जो समरी है ये भी लिखनी है आपने, ये यहाँ से ये लिखना है आपने, नोट्स बनाने यहाँ से। रिवीजन में हो सकता है आप नोट्स ना बनाते हो, लेकिन ये समरी है तो लिख लो, चाहे तो समरी, समरी ऑफ फॉर्मूले, और ये लिखना चालू करो। लिखो, क्योंकि बार बार रिवाइज क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये कठिन है, ये याद नहीं रहता। लिखो, लिखो नोटबुक में समरी। ठीक है, आर एन देखो कितना था? आर एन क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो इसको क्या लिख देते थे? a नॉट n स्क्वायर बाई जेड, जहां पर a नॉट की वैल्यू क्या होती थी? 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते क्या थे? बोर्स रेडियस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या आया था? आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन। ठीक है, ये आ गया था बेटा, यानी R2 क्या होगा? 4R1, R3 क्या होगा? 9R1, R4 क्या होगा? 16R1 एंड सो ऑन। तो R1 is to R2 is to R3 is to R4 is to R5 क्या हो गया था? 1:4 is to 9 is to 16 is to 25 and so on। ठीक है, फिर देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा Vn। Vn का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। तो Vn कितना हुआ? 2.18 into 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को क्या लिख सकते थे? C/137 Z/n मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? Vn इज इक्वल टू V1/n। ठीक है, Vn इज इक्वल टू V1/n। तो V2 क्या होगा? V1/2। V3 क्या होगा? V1/3। V4 क्या होगा? V1/4। तो V1 is to V2 is to V3 क्या हो जाएगा? 1:2 is to 1:1/2 is to 1/3, यानी 6:3:2। लिखो भाई, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। लिखो,
इसके बाद देखो क्या पढ़ा था हमने, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। भाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस टॉपिक में नॉर्मली ये टॉपिक टफ होता है, इसमें आपको दिक्कत आती है, ठीक है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कितने सेकंड में एक चक्कर, यानी एक रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से घूमना शुरू किया, ये घूम के आया, तो कितने सेकंड में इसने एक चक्कर लगाया, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने चक्कर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने चक्कर। तो देखो टाइम पीरियड, तो टाइम क्या होता है, इसके डेरिवेशन में एक दो बच्चों को दिक्कत थी, मुझे व्हाट्सएप किया था, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, आप समझिए। टाइम पीरियड कितना लगेगा भाई, यहां से चालू करेगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर एन। अब इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर रेडियस तो आर होता है, आपने आर एन क्यों लिया। बेटा आर एन का मतलब क्या है, मैं nth ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहा हूं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगी तो मैं क्या लिख दूंगा, r1, सेकेंड ऑर्बिट होगी तो मैं क्या लिख दूंगा, r2, थर्ड ऑर्बिट के लिए मैं क्या लिख दूंगा, r3। तो टाइम क्या होगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा एक बच्चे का ये भी डाउट था कि सर पहले डिवाइड करना चाहिए कि मल्टीप्लाई। तो बेटा पहले डिवाइड करो या पहले मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता। तो अब देखो ये मान लो nth ऑर्बिट है, तो मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो मैं r1 लिख दूंगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो r2 लिख दूंगा, थर्ड ऑर्बिट है तो r3 लिख दूंगा, और इसकी स्पीड में क्या लिखूंगा, vn। vn का मतलब क्या भाई, फर्स्ट ऑर्बिट होगी तो स्पीड क्या होगी, v1, सेकेंड ऑर्बिट होगी तो स्पीड क्या होगी, v2, थर्ड ऑर्बिट होगी तो स्पीड क्या होगी, v3। तो टाइम पीरियड देखो कितना हुआ, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये चला, ये कितना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई r, तो हमारा क्या है r n लिखोगे। फिर से वही बात, सर r n क्यों लिख रहे हो, r n मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। स्पीड, स्पीड कितनी है v n, ठीक। अब बताओ r n कितना था, a नॉट n स्क्वायर बाई z। vn कितना था, c अपॉन 137 z बाई n। तो देखा जाए ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। बोलो भाई है कि नहीं, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए मैं इसमें प्रोपोर्शनलिटी ले आता हूं, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, यानी ये प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z बाई n। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d क्या होता है, a इंटू डी अपॉन b इंटू c, ये होता है। n ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसीलिए टाइम पीरियड मैंने क्या बोला था, Tn प्रोपोर्शनल होता है किसके, n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इससे आप निकाल सकते हो। Tn क्या है, टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट। Tn क्या है, टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट, और एग्जैक्टली कितना है ये, इसको मैंने प्रोपोर्शनलिटी ले लिया है, ठीक है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें मैंने एरर की थी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के। क्वेश्चन एक दिया था मैंने, जो मैंने सॉल्व गलत किया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ
थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2, इन दोनों का रेशियो क्या होगा टाइम पीरियड का। तो रेशियो पूछा था, ठीक है। तो देखो फॉर Li+2 मैं क्या लिखूंगा, T3 क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, n³/z²। n³ कितना है, 3 का क्यूब अपॉन z²। T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, 2 का क्यूब अपॉन z²। तो T3/T2 क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएगा, 3³ अपॉन 2³ ये कट गया। तो ये कितना, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और ये कितना होता है 8। तो ये 27/8 आएगा T3/T2। अगर T2/T3 लिखना चाहो तो ये कितना आ जाएगा 8/27। ठीक है बेटा। तो ये पिछली बार मैंने गलत सॉल्व किया था, मैंने क्या कर दिया था, इसको क्यूब ना करके स्क्वायर ही कर दिया था, कुछ गड़बड़ की थी यहाँ पे, कैलकुलेशन एरर की थी। ठीक है। तो ये अभी तक के बोर्ड मॉडल की हमने चीजें करी। ठीक, अब हम और क्वेश्चन करेंगे। अब 5वां पॉइंट, लिखो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स इन बोर मॉडल। इसमें स्टार बना लेना, क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। अब इसमें पहली हेडिंग डालो छोटी सी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिविजिटेड। पहले क्या था, कुछ पॉइंट्स ही बताए थे आपको, जिससे एक बार में टफ ना हो जाए। अब आपको वो याद हो गया है, अब हम धीरे धीरे कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखो एक बात याद रखना, इन बोर मॉडल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। सर ये आपको कैसे पता चला, ये डेरिवेशन से पता चला। सर डेरिवेशन तो आपने कराया नहीं, ये डेरिवेशन आप क्लास 12th में करेंगे फिजिक्स में। तो सर आप अभी क्यों नहीं करा देते हो, 12th का हमें फिजिक्स का वेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें काफी फिजिक्स लगेगी जो अभी आप धीरे धीरे फिजिक्स और मैथ्स लगेगी जो अभी आपको आती नहीं है, तो वो आपको सीखने में टाइम लगेगा। ये अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स, ये पॉइंट नीट में आ चुका है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। तो ऐड करो जरा, पता चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, खुद बताओ क्या होती थी, टोटल एनर्जी होती थी, इनको ऐड करोगे क्या आ जाएगा, EL। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये लिखो। तो अब देखो ये डायग्राम और हाइड्रोजन एटम, ये टोटल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पर, प्लस 13.6 प्लस 3.4 प्लस 1.5 प्लस 0.85 प्लस 0.54। ये
ये टोटल एनर्जी है और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ये है उतनी ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये बात याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो कभी भी अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी तो वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव क्यों होती है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि सिस्टम इज बाउंडेड। सिस्टम इज बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं बाउंडेड हूं अर्थ से, भाई उछलूंगा तो एनर्जी लगेगी, अपने आप क्या एक तरीके से हम सब बाउंडेड है अर्थ से। तो अर्थ से बाउंडेड है का क्या मतलब है कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद द अर्थ। तो टोटल एनर्जी हमारी भी क्या है इस समय अगर देखा जाए तो नेगेटिव निकलेगी अगर तुम निकालोगे फिजिक्स में। तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा जब भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है उसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका यही सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स दिस, यानी -2 इंटू 13.6, -2 इंटू 3.4, -2 इंटू 1.5, -2 इंटू 0.85, -2 इंटू 0.54। ठीक है, तो अब बताओ, यहां न्यूक्लियस है सपोज, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। देखो कम हो रही है भाई, 13.6 बढ़ाएगी 3.4 बढ़ाए। अच्छा पहले लिख लो, ये पूरा लिख लो फिर समझाता हूं। लिखो लिखो अब, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, लिखो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ए, बताओ टोटल एनर्जी बढ़ रही है। ये देखो भाई -13.6 बढ़ाएगी -3.4 बढ़ाए, ऑब्वियसली -3.4 बढ़ाए -13.6 से, -1.5 बढ़ाएगी -3.4 बढ़ाए, -1.5 बढ़ाए, -0.85 बढ़ाएगी -1.5 बढ़ाए, भाई -0.85 बढ़ाए। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे टोटल एनर्जी देखो बढ़ रही है, और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी देखो बढ़ रही है। तो लिखो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, टोटल एनर्जी En as well as potential energy PEN increases और मैक्सिमम कब हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, increases and it becomes maximum at infinite distance from the nucleus, and it becomes maximum at infinite distance from the nucleus।
ठीक। बी, यहां पे क्या लिखा था, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। खुद देखो और याद करो वेलोसिटी भी ऑर्बिट में जैसे जैसे आती जाती थी, भाई वेलोसिटी क्या होती थी याद करो, v1/n। तो वेलोसिटी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाती थी, खुद सोचो वेलोसिटी क्या होती थी, कम होती चली जाती थी। भाई v2 क्या होता था, पहली स्पीड, पहली ऑर्बिट में जितनी स्पीड है उसका आधा। v3 क्या होता था, पहली ऑर्बिट में जितनी स्पीड है उसका 1/3। v4 क्या होता था, पहली ऑर्बिट में जितनी स्पीड है उसका 1/4। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते थे काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, कम होती चली जाती थी। काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है एज वेल एज स्पीड भी कम होती है। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और स्पीड भी कम होती है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ होती है, इनफाइनाइट पर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है बेटा, अब देखो नोट, देखिए 12th की फिजिक्स से एक और फॉर्मूला आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। याद करो कूलोम्स लॉ क्या था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर होता था, याद करो Q1 कितना होता था, अगर न्यूक्लियस होता था तो ZE, ये कितना होता था E, F क्या होता था K ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में फर्क देखो, पहली बात पोटेंशियल एनर्जी में माइनस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में माइनस नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आर स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी में आर स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या है आर। के की वैल्यू क्या होती थी 1, किसमें, सीरीज में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी किसमें, एसआई में। सर ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, सर ये होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर नाम नहीं पूछा, मतलब पूछा है, इसका मतलब आप पढ़ेंगे 12th में फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, nth ऑर्बिट है तो RL लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Li+2, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li+2 सपोज, तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू माइनस के Li+2 के लिए Z कितना होता है 3। अब के की वैल्यू रख दो, एक बात ध्यान रखना, वैसे तो एसआई फॉलो करना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री में कई किताबों में सीजीएस फॉलो कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हो सकता है तुम्हें के की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 दिखे, तो वो ध्यान रखना कि वो पुराना सवाल है। तो ऐसा भी आ सकता है केमिस्ट्री में कि वो हो सकता है आपको ऑप्शन में वैल्यू क्या दे दे, 1 ही दे दे सीधे। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक अपना पढ़ते हैं जो आज का है। हमारा मेन टॉपिक क्या है, फिर से लिखो, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। डिफरेंस ऑफ एनर्जी, छोटी हेडिंग डालो फिर से, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स इन बोर मॉडल।
सपोज ये N1 है, ये N2 है। N1 मतलब लोअर ऑर्बिट, N2 मतलब हायर ऑर्बिट। इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी En2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन था, तो बोर मॉडल के हिसाब से अगर आप उसको बाहर से एनर्जी दोगे, अब एक बच्चे का डाउट था, सर एनर्जी देते ही क्यों है? बेटा इतने सारा नेचर है, नेचर में सन से एनर्जी आ रही है, तुम उसको हीट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम उसको एनर्जी दे सकते हो। तो ये तो बहुत ही रविश क्वेश्चन हो गया कि एनर्जी देते ही क्यों है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा। पता नहीं ग्रीन पेन से आपको दिख भी रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन करके किसमें जाएगा? हायर ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन विल मूव टू हायर ऑर्बिट। ठीक, और इस हायर ऑर्बिट में क्या रहेगा? वो अनस्टेबल। ये N1 थी, ये N2, इसकी एनर्जी En1, इसकी एनर्जी En2। हायर ऑर्बिट में अनस्टेबल रहेगा और विद इन 1 सेकेंड वो क्या करेगा? वापस ट्रांजिशन कर देगा। विद इन 1 सेकेंड वो वापस लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। जब लोअर ऑर्बिट में आएगा तब क्या होगा? इट विल रिलीज एनर्जी। इट विल रिलीज एनर्जी। ये रिलीज करेगा एनर्जी किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। तो वो क्वांटम कितना, उसकी एनर्जी कितनी होगी? En2 माइनस En1। और उसको क्या लिख सकते हो? hν इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो हम यही देखते हैं डेल्टा E कितना है। देखो En2 क्या होगा? माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। En1 कितना होगा? माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। डेल्टा E कितना है? En2 माइनस En1, तो माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, तो माइनस 13.6 ये N2 था, Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, तो 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। 13.6 Z स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कितना हो गया? 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पता नहीं आपको दिख रहा हो कि नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो डेल्टा E इक्वल टू En2 माइनस En1 इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। लिखो, फिर इसको याद रखने का तरीका भी बताता हूँ। अरे अपने आप डिराइव करो, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, तो देखो डेल्टा E में क्या लिखूंगा? 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन
n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। कैसे याद रखोगे? पहली बात तो यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है। ये जो एनर्जी वाला फॉर्मूला था इसमें माइनस था, ध्यान रखना। तो माइनस क्यों नहीं है? माइनस मैंने अंदर ले लिया। n1 क्या है? हमेशा लोअर ऑर्बिट, ये ध्यान रखो। n1 क्या है? लोअर ऑर्बिट। और n2 क्या है? हायर ऑर्बिट। और इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में करोगे तो ये आएगा। इसी तरह जो दूसरा फॉर्मूला था उसमें भी यही हो जाएगा भाई, किलो जूल पर मोल। या फिर जो तीसरा फॉर्मूला था 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भाई? जूल पर एटम। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं भाई। तो फॉर्मूला एक ही है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर या z स्क्वायर। बस ये वैल्यूज भाई तीनों आ जाएंगी। सर कौन सा लगाना है, कैसे पता चलेगा? बाय डिफॉल्ट ये लगाना है। आपने देखा होगा हम इसी यूनिट का यूज कर रहे हैं। ये दोनों कब लगाने हैं? जब अगर ऑप्शन में वैल्यू इस फॉर्म में दी है तो ऑप्शन की वैल्यू के हिसाब से आप इसको लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद करो क्या होता था? यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता था? यूनिट ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता था? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। लिखो। अगर कोई यूनिट ना बताए तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन make a transition from n बराबर 5 to n बराबर 3। n बराबर 5 to n बराबर 3 in hydrogen atom, in hydrogen atom। फिर से सवाल बोल दे रहा हूं, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 3 इन हाइड्रोजन एटम। देखो सर 2 n दिए, एक 3 एक 5, तो हमेशा याद रखो n1 लोअर ऑर्बिट n2 हाई।
जो भी लोअर ऑर्बिट हो उसको आप क्या लिखोगे n1, जो भी हायर होगी उसको क्या लिखोगे n2। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, n बराबर 5 से n बराबर 3 पर आ रहा है। तो जब आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा भाई, z इक्वल टू 1 और n1 हमें पता ही है 3 और n2 हमें पता ही है कितना 5। Therefore डेल्टा E कितना हो जाएगा 13.6 z यानी 1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेना ये कितना हुआ। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा देखो सेकेंड मेथड, E5 हमें पता है हाइड्रोजन एटम में कितना होता है माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 हमें पता है कितना होता है माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस E5 माइनस E3 निकालो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी। ये हो गया सेकेंड मेथड। ये मेथड तभी लगाना जब वैल्यूज याद हो, ये हमें कभी धोखा नहीं देगा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। अप्रोक्सीमेटली 0.96 या 0.97 आ जाएगा। सर मान लीजिए हमारा कैलकुलेट करने पे 0.97 आता है, तो इतने छोटे से उसमें वैल्यूज में चिंता मत करो, 11-12 में इतना फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड when electron make a transition from 5th to 2nd orbit, from 5th to 2nd orbit in Li+2 ion। क्वेश्चन फिर से देखो, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड when electron make a transition from 5 to 2 in Li+2 ion। करो बेटा। देखो n बराबर 5 टू n बराबर 2, तो 5 से 2 पे आ रहा है, तो n1 छोटा वाला n2 बड़ा वाला। Li+2 के लिए z क्या होता था 3, तो डेल्टा E क्या निकालोगे भाई 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो 13.6 जेड स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू 9 सॉल्व करना, कैलकुलेटर की सहायता मत लेना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैलकुलेट, इसका आंसर मेरे पास जो दिया है वो दिया है, बच्चे ने किया है 25, अप्रोक्सीमेटली 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखो कैलकुलेट द एनर्जी एब्जॉर्ब when electron move from ground state to second excited state in He plus ion, ground state to second excited state, ground state to second excited state in He plus ion, ground state to second excited state in He plus ion। देखो समझिए, जो n बराबर 1 होता है, n बराबर 1, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। n बराबर 2, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें आता है, तो n बराबर 2 क्या होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखिएगा। n बराबर 3 क्या होगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। समझ गए बात को? इसी तरह n बराबर 4 क्या होगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो देखो क्या बोला, कहां से कहां जा रहा है? ग्राउंड स्टेट यानी n1 बराबर 1, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n2 बराबर 3, और He प्लस के लिए Z कितना है? 2, ठीक है। तो डेल्टा E कितना हो जाएगा? 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो 13.6 Z यानी 2 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए लाइट चली गई थी, इसलिए वो सीन कट हो गया, हम ये सवाल कर रहे थे।
13.6 इंटू 4 1 माइनस 1/4 तो 13.6 4 माइनस 1 अपना सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ difference of energy? What is the ratio of difference of energy? What is the ratio of difference of energy between first and second orbit, between first and second Bohr orbit, between first and second Bohr orbit to that of second and third Bohr orbit, to that of second and third Bohr orbit? करो भाई। देखो दो मेथड लगाना, एक तो ये वाला और एक डायरेक्ट जिसमें एनर्जी लेवल आपको याद हो। दोनों मेथड लगाओ, ट्राई करो। हाइड्रोजन एटम ले लो, हाइड्रोजन एटम या कोई भी ले लो, एक ही बात है। हाइड्रोजन एटम ना भी लो तब भी एक ही बात है। देखो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट, E2 माइनस E1 क्या लिखोगे? 13.6 Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला, तो 13.6 Z स्क्वायर 1 माइनस 1/4, 13.6 Z स्क्वायर 3/4। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट, तो E3 माइनस E2, तो 13.6 Z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। 13.6 ये 9 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 5/36। डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग E3 माइनस E2
अपॉन E2 माइनस E1, तो ये कितना आएगा 13.6 जेड स्क्वायर, 5/36 13.6 जेड स्क्वायर 3/4, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/36 इंटू 3 इंटू 4, ये 9 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 5/27। एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क, एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, an electron in ground state of hydrogen atom absorbs, an electron in ground state of hydrogen atom absorbs 12.75 electron volt of energy. electron volt of energy. It will jump to which orbit? या ऐसे लिखो, to which orbit it will make, to which orbit it will make a transition, to which orbit it will make a transition. फिर से बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, an electron in ground state of hydrogen atom absorbs 12.75 electron volt of energy, absorbs 12.75 electron volt of energy. To which orbit will it jump? इसको दो तरीके से करना। पहले तरीका है ओरली आपने करना है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 वर्ड्स लिख सकते हो, बस इतना सा पहला तरीका। दूसरा इस फॉर्मूले को लगा के करना, ठीक है। मैं चाहूंगा पहले तरीके से आप खटाक से कर लें, इसको ओरली करें तो ज्यादा बेटर है। दूसरी बात जो मैंने असाइनमेंट ग्रुप पे डाली है कि भाई यहाँ से यहाँ तक के सवाल करने, यहाँ से यहाँ तक के करने हैं, तो उनको कर लीजिए। और जो सवाल आपसे नहीं होते हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, और जो सवाल आपसे नहीं होता है ध्यान रखिए, वो सवाल, हर एक सवाल एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। क्योंकि जो आपसे हो गया वो आपको आता है, जो आपसे नहीं हुआ वही सवाल आपकी गलतियों को सुधारेगा, वही सवाल आप में क्या लाएगा, इम्प्रूवमेंट लाएगा। इसलिए बेटा जो सवाल नहीं होता है वो बड़ा कीमती होता है, उसको कम से कम आपने 2 से 3 बार ट्राई करना है, ठीक है ना। कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करो, जितने सवाल अभी तक दिए हैं, तभी मैं समझाऊंगा तो आपको मजा आएगी, ठीक है बेटा। सर अभी बोर मॉडल कितना और चलेगा? बोर मॉडल कम से कम 2 या 3 लेक्चर और चलेगा, क्योंकि ये बोर मॉडल है बहुत बड़ा, ठीक है बेटा। थैंक यू।